आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देखते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डील करेंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सेक्शंस को ही कंटिन्यू करके इसका जो फोर्थ पार्ट है, अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपी, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जिसमें ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डील करने वाले हैं। जब भी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को डील करते हैं तो इसके रिगार्डिंग 4 टर्म्स जो होते हैं, 4 टर्म्स हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट जो है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, fourth is the reverse osmosis, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डिफ्यूजन के क्रॉसपॉन्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है? सो डिफ्यूजन जब भी कभी होता है तो डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे डिफ्यूजन के क्रॉसपॉन्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन एक रेट ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिफाइन होता है। लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं 11th में। लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? सो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी का स्क्वायर रूट ऑफ डी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जब डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/d का होता है, 1/d। तो जिसकी डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो डिफ्यूजन मैक्सिमम किसके लिए होगा? गैसेस के लिए, उसके बाद किसके लिए? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, और उसके बाद सॉलिड के लिए। यानी कि डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डेंसिटी का होगा। तो डिफ्यूजन सिंपल सा है, हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन बट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें मूवमेंट किसका होता है? सॉलिड पार्टिकल्स का होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। सेकेंड चीज़, इसी के रिगार्डिंग एक और चीज़ बात करने वाले हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने क्या देखा? डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है, डेंसिटी के क्रॉसपॉन्डिंग। तो यानी कि R प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D, इसी को हम लिख सकते हैं R1/R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D2/D1। अगर फर्स्ट के क्रॉसपॉन्डिंग डेंसिटी D1 है और सेकेंड के क्रॉसपॉन्डिंग डेंसिटी D2 है तो R1/R2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ D2/D1। इसी के क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम बात करें तो R1/R2 को क्या लिख सकते हो? D1 को क्या लिख सकते हो? मास अपॉन वॉल्यूम M2/V2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 इंटू V1। तो मोलर मास इसमें हमेशा एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखता है। जैसे मोलर मास को कांस्टेंट रख देगा, जैसे सपोज इट ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, अगर सेम वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलर मास तो डिफर करेगा ना। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन क्या होगा? जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। क्योंकि रेट अगर डिफ्यूजन डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास का भी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कि डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेगा? M1/V1। क्लियर है? तो यानी कि रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? V। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ऑस्मोसिस है, जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस को ध्यान से समझो। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट इंपॉर्टेंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठा है ना भाई। विद रिस्पेक्ट टू
सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जनरली जो बेस्ट सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं? वाटर को। तो जब भी कभी वाटर का फ्लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, उसी फ्लो को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो बेसिक डिफरेंस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच क्या हुआ? तो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसका है? सॉलिड पार्टिकल्स। ऑस्मोसिस विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जब भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम करते हैं किसी अंडर सॉल्यूशंस, अब ये सॉल्यूशंस के अंडर ऑस्मोसिस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसको देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो हमारा एक सॉल्यूशंस दिया हुआ है और एक साइड इधर भी सॉल्यूशंस दिया हुआ है, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस सॉल्यूशंस में 20% NaCl है, 20% NaCl प्लस वाटर है, और इस सॉल्यूशंस में क्या है? 30% NaCl प्लस वाटर है। क्लियर है? यहाँ पे हमने एक पिस्टन के थ्रू इसको पैक करके रखा हुआ है। अब इसमें सॉल्यूशंस है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस को देखें तो डिफ्यूजन किधर होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसका हाई कंसंट्रेशन? यहाँ पे देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम है, 30 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन, या दैट इज 70 ग्राम सॉल्वेंट। बट यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है? 20 ग्राम आउट ऑफ 80 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर डिफ्यूजन देखे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हमारा राइट हैंड साइड जाते हैं, तो राइट टू लेफ्ट जो फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है क्योंकि राइट साइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट कहाँ पे जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। तो अगर ऑस्मोसिस का फ्लो देखें तो क्या होगा? ऑस्मोसिस लेफ्ट टू राइट होगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का डायरेक्शन समझ लें तो अब हम देखते हैं इस पे प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर इस प्रेशर की बात करें इस पे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ से क्या लग रहा है? P एटमॉस्फेयर लग रहा है। यहाँ पे बाहर की तरफ के क्या लग रहा है? P एटमॉस्फेयर। तो इधर भी P एटमॉस्फेयर लग रहा है, ये भी P एटमॉस्फेयर लग रहा है। अभी इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर का बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इस सॉल्यूशन को हम SPM के थ्रू कनेक्ट किए, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है SPM। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेलेक्टिव पार्टिकल्स को, इसका एक पोरस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ रेडिया होता है, एक प्रॉपर साइज के पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू क्या करता है? ये पास होने देता है, बाकी पार्टिकल्स को क्या करता है? फिल्टर आउट कर देता है। तो जैसे ही SPM के थ्रू पास करते हैं तो एक सिलेक्टिव पार्टिकल्स हमारा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू अंडर होते रहेगा। तो अभी हम डिफ्यूजन पे फोकस नहीं करते हैं, हम ऑस्मोसिस पे फोकस करते हैं। तो सिंपल ऑस्मोसिस क्या हुआ? सो थ्रू आउट द SPM हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो ऑफ वाटर यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का होना, वही क्या है? ऑस्मोसिस हो रहा है। अब थर्ड टर्म जो हमारा है जो उसी से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली हम किससे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं, और ये हमारा एक तरह का CP है। CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। CP को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ध्यान से देखो, ऑस्मोसिस का प्रोसेस डिसाइड ही कौन करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इधर सॉलिड पार्टिकल्स जितना कम रहेगा उधर से ही तो फ्लो करेगा ना। अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को घटा बढ़ा सकते हैं तो हमारा क्या होगा? पूरा ऑस्मोसिस का डायरेक्शन को ही हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगेगा वो डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब सिंपल सी बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो जैसे ही ऑस्मोसिस का हमने एक डायरेक्शन डिसाइड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा है उधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हमारा फ्लो हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फ्लो हो रहा है। अभी
इस पार्ट पे सॉल्यूशन फर्स्ट पे जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है वो प्रेशर क्या है, पी एटीएम है, इधर भी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी एटीएम की वैल्यू जनरली कितना होता है, 1.013 बार के इक्वल होता है, 1.013 बार। यहाँ भी पी एटीएम कितना आ रहा है, 1.013 बार। अब जैसे ही इस पी एटीएम पे ऑस्मोसिस का फ्लो इधर हो रहा है, तो ऑस्मोसिस के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, यानी कि मिनिमम कितना प्रेशर अप्लाई करें हम राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो, ऑस्मोसिस का फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हमें जो प्रेशर अप्लाई करना है वो राइट साइड अप्लाई करना है। कितना प्रेशर अप्लाई करें, ये जो प्रेशर राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे पी एक्सटर्नल, तो पी एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यूज, पी एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यूज जिसके वजह से ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, यानी कि मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि मिनिमम कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा किसी ऑस्मोसिस के प्रेशर को रोकने के लिए, तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो मिनिमम कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर उधर अप्लाई करेंगे जिधर लो कंसंट्रेशन है, किसका, सॉल्वेंट का। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारा हाई कंसंट्रेशन था सॉल्वेंट का, तो हाई से लो की तरफ जो फ्लो था वो क्या था, ऑस्मोसिस का था। तो हम इस साइड जिधर लो कंसंट्रेशन उधर उसके साइड कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो इसके ऑस्मोसिस के थ्रू जो वर्क डन हो रहा था उस वर्क डन को हमने पी एक्सटर्नल के थ्रू क्या किया, पी एक्सटर्नल करा, और कुछ ना कुछ इसमें जैसे ही पी एक्सटर्नल अप्लाई करा तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। तो पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, तो ये एक आ जाता है वर्क डन। ये क्या करेगा, एक सिस्टम पे वर्क डन करेगा और वर्क डन के थ्रू जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था उसको ये कंप्लीटली स्टॉप कर देगा। तो हमें पी एक्सटर्नल का मिनिमम वैल्यूज जिसकी वजह से ऑस्मोसिस क्या हो, कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, पी पाई। तो पी एक्सटर्नल की मिनिमम वैल्यू जिस पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो तीन टर्म्स हमने क्लियर किया, एक ऑस्मोसिस, एक डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसका, सॉलिड पार्टिकल्स। सेकेंड ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और थर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनिमम प्रेशर जो किसी ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए चाहिए, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डील कर लिया तो इसमें कुछ केसेज को हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के केस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान के चलो अगर पी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो और वो लेस देन है पी पाई से, पाई बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, अगर पी एक्सटर्नल की वैल्यू लेस देन है पाई से, तो अभी क्या होगा, ऑस्मोसिस विल कॉन्टिन्यू, अभी तक ऑस्मोसिस क्या होगा, कॉन्टिन्यू करता रहेगा। लेकिन जैसे ही पी एक्सटर्नल इक्वल टू पाई आ जाए तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। 3 तरह का प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर हमारे कंट्रोल्ड में है। एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर कुछ वेट डाल के हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो जैसे ही पी एक्सटर्नल की वैल्यू जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस वैल्यू डालते रहेंगे तब तक तो ऑस्मोसिस का फ्लो जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू होते रहेगा। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, पी एक्सटर्नल एग्जैक्ट इक्वल किसके हो जाए, पी ऑस्मोटिक के। तो जैसे ही पी एक्सटर्नल पी ऑस्मोटिक के इक्वल होगा तो ऑस्मोसिस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। लेकिन एक और केस बनेगा जब पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन पाई होगा। पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पाई का क्या मतलब होता है, जो अप्लाइड प्रेशर है उसकी वैल्यूज हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्सीड कर दिया। तो जब वैल्यूज एक्सीड कर देंगे तो ऑस्मोसिस का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं समझ आया, यानी कि जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन को कंट्रोल्ड कौन कर रहा है, पी एक्सटर्नल। जो हमारे कंट्रोल्ड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलमोस्ट दोनों पे सेम ही लग रहा है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है किस साइड, जिधर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है,
जिधर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट उधर जो पी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं वही पी एक्सटर्नल किसको कंट्रोल कर रहा है, ऑस्मोसिस के फ्लो के डायरेक्शन को। अगर डायरेक्शन जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर से लेस है तब तक तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही इक्वल टू हुआ तो ऑस्मोसिस को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा। जैसे ही ग्रेटर हुआ तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस को क्रिएट करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये तो इसमें हमने जैसे ही हमने अब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और पी एक्सटर्नल इक्वल टू पाई रहेगा तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पाई किया तो अब यही ऑस्मोसिस का फ्लो जो लेफ्ट टू राइट हो रहा था वो अब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। कंसंट्रेशन तो अभी भी होल्ड कर ही रहा है, हाई टू लो है, बट ऑस्मोसिस के प्रेशर को हमने क्या किया, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने 4 टर्म्स क्लियर किए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये 3 केसेज को काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट करना पड़ता है, जो कि फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल चीज़ों से आता है। तो कैसे किसी के प्रेशर को कंट्रोल करके हम डायरेक्शन ऑफ जो सॉल्यूशंस का, जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। सारे मैकेनिज्म जो है वर्क डन के क्रॉसपॉन्डिंग है। पी एक्सटर्नल जैसे ही धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी एक वर्क डन परफॉर्म करता है। उस वर्क डन की वजह से ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को क्या करते हैं, हम कंट्रोल्ड करते हैं। तो ये हो गया एक थ्योरेटिकली एस्पेक्ट की कहानी। सो जो भी आप ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में डील करते हो, अब इसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के क्रॉसपॉन्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उसको हम देखते हैं। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस में सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्यों लेते हैं, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो हमारा है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, NB। कंट्रोलिंग पैरामीटर जो है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यही नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। अगर ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स काफ़ी लार्जर अमाउंट में है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट उस साइड क्या होगा, काफ़ी स्मॉलर अमाउंट में हो जाएगा। तो डायरेक्टली पाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोटिक नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जितना ही नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएगा, मान के चलो सॉल्यूशन जितना ही ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक उतना ही ज़्यादा लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर होता ही क्या है, किसी भी ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। तो जितना ही नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम होगा उतना ही हमें मिनिमम प्रेशर लगेगा उस किसको, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, NB का। अब जैसे ही पाई को प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफाइन होता है MRT, या इसको बोलते हैं CRT, जहाँ M क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी अभी तक हमने जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, जैसे P0A माइनस PS अपॉन P0A, ये रिलेटिव लोअरिंग पढ़ा था। उसके बाद डेल्टा TF पढ़ा था और एक डेल्टा TB पढ़ा था। इस तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफर है, क्योंकि इस तीनों रिलेटिव लोअरिंग, वेपर प्रेशर, प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, ये तीनों पैरामीटर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये तीनों पैरामीटर जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बट ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बट अगर 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें जो कैपिटल M का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्लियर है कि नहीं। जो तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग, इसकी वैल्यूज को देखें तो ये किसके इक्वल होता है, XB के। इसके वैल्यूज को देखें तो ये किसके, स्मॉल m का, ये किसके, स्मॉल m का। तो इसमें सारे पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन एंड एलिवेशन, ये तीनों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बट ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है 4th वाला, जो ऑस्मोटिक प्रेशर, वो टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट की वजह से क्या होता है, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशंस, कुछ ना कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। तो स्लाइटली वेरिएशन को भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। बट ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में ये वैल्यूज हमेशा क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। तो बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस इसका मोर एक्यूरेट होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब जैसे ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो अब इसमें क्या देखते हैं,
सो एक पार्टिकुलर वैल्यूज पे पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पार्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर आने वाला है। अब पाई को क्या करना है, एम को हमने लिख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसको लिख देंगे डब्ल्यू ए, बट डब्ल्यू ए इसमें क्या ना होना चाहिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसमें क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और साथ में आर और साथ में टी, यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मेन इसमें दो प्रॉब्लम्स होता है, एक कैलकुलेशन ऑफ आर को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यूज या तो हम क्या लेते हैं 8.314 लेते हैं, या आर की वैल्यू 0.0821 लेते हैं। ध्यान रखना 8.314 तभी ले पाओगे जब प्रेशर जो होगा वो पास्कल में होगा और वॉल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब में होगा। प्रेशर पास्कल वॉल्यूम यानी कि एसआई यूनिट में जब होगा तो हम आर की वैल्यू को कितना ले सकते हैं 8.314। अदरवाइज अगर प्रेशर और वॉल्यूम में कोई भी, प्रेशर को अगर एटीएम बार में ले लिया और वॉल्यूम को लीटर में ले लिया तो हमेशा आर की वैल्यू 0.0821 ही लेंगे, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है एनआरटी अपॉन वी। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ही प्रोडक्ट जो होता है, यहाँ से आर इक्वल टू देखें तो पी वी अपॉन एन टी आता है। तो प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन जॉल में तभी हो सकता है जब प्रेशर किस में लेंगे, पास्कल में, और वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब में। तो प्रेशर वॉल्यूम और जब वर्क डन ऊपर वाला जो जॉल में होगा तभी आर क्या लेंगे हम 8.314 लेंगे। तो ये इसमें दो मिस्टेक्स जनरली होता है, एक कैपिटल आर के कैलकुलेशंस में, कैपिटल आर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, और एक जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कभी कभी टेम्परेचर डिपेंडेंट को भी देखना पड़ता है। तो हर एक टेम्परेचर पे जो, हाँ टेम्परेचर जो यहाँ पे लेंगे वो हमेशा किस में लेंगे, डिग्री कैल्विन में, डिग्री कैल्विन में ही हमेशा टेम्परेचर यहाँ पे लेंगे। तो ये एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट था किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब इसके रिगार्डिंग इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम अभी डील करते हैं ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सो अगर कोई दो सॉल्यूशंस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो अगर टू सॉल्यूशंस दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन 0.1 है और एक सॉल्यूशन 0.2 है, टू सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये दो सॉल्यूशंस क्या है, सेम ऑस्मोटिक है, इसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पाई ही है, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है। तो जब भी कोई दो सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नहीं समझ आया? तो अगर कोई दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 0.1 और सॉल्यूशन 0.2, तो अगर कभी पाई 1 इक्वल टू पाई 2 आ गया तो या तो इसको लिख देंगे CRT1 इक्वल टू CRT2, या तो टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, या क्या हो सकता है C1RT इक्वल टू C2RT। अगर सेम टेम्परेचर पर देखेंगे तो हो सकता है कंसंट्रेशन में फर्क होता है। और ध्यान से ये C क्या है, C की वैल्यू जो है वो M है। जनरली जब भी कोई कंसंट्रेशन लेते हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्या लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। कभी भी मोलर कंसंट्रेशन की बात नहीं करते हैं। जब भी हमें कहीं कंसंट्रेशन, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्मॉल m को ले लें या कैपिटल M को। बट कैपिटल M का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एवरी सेकेंड कुछ ना कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन होता है जो कि कैपिटल M सेंस कर लेता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो है नंबर ऑफ मोल्स चेंज करता रहता है। बट स्मॉल m क्या करता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता, इसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। इसी वजह से जब भी हमें कोई कंसंट्रेशन बाय डिफॉल्ट दिया रहता है केमिस्ट्री में, तो हम क्या समझेंगे, वो कौन सा कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर वाला कंसंट्रेशन है। तो जब भी कभी कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया रहेगा तो दो तरीके से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हो सकता है टेम्परेचर वाला पार्ट क्या होगा, उसका डिफर होगा, या हो सकता है कंसंट्रेशन वाला पार्ट डिफर होगा। कंसंट्रेशन क्या दोनों डिफर हो सकता है क्या, T1 भी डिफर हो सकता है, और कंसंट्रेशन ये जनरली देखने को नहीं मिलता। या तो टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम तो क्या डिफर रहेगा, कैपिटल M डिफर होगा, या फिर क्या होगा, कैपिटल M सेम तो क्या डिफर होगा, टेम्परेचर। यही दो वेरिएशंस को एक साथ हम हैंडल नहीं करते हैं, हमेशा एक ही वेरिएशन को एक साथ हम पढ़ते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। एक जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नेट और जेई में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस,
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पे बेस्ड है। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्व क्यों करते हैं? जैसे मान के चलो मेरे पास एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, इस सॉल्वेंट सपोजेट वाटर है, इस वाटर में हमने कोई अननोन सॉलिड को ऐड किया, अननोन नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया। तो अननोन नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया तो इसका कहीं ना कहीं मुझे WB पता होगा कितना ग्राम डाले हैं, बट MB नहीं पता है। और जब तक मोलर मास नहीं पता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो ये सॉलिड कौन सा है। जब तक हमें मोलर मास ही नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम बताएंगे ये सॉलिड कौन सा है? तो जब मोलर मास नहीं दिया हुआ है, पता ही नहीं है MB है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको निकालने के लिए, MB को फाइंड आउट करने के लिए ही ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जैसे मान के चलो डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m होता है, KF इंटू स्मॉल m होता है। स्मॉल m की जगह पे क्या लिख दोगे? WB बाई MB इंटू WA kg में। तो यहाँ से जो MB की वैल्यू जाएगी वही MB तो मोलर मास किसका होगा? अननोन सॉलिड का होगा। तो जनरली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से डेल्टा TB के हेल्प से भी हम कर सकते हैं, और इस तरीके से P0 A माइनस PS अपॉन P0 के रिलेटिव लोअरिंग को जब XP से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं? MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक पाई इक्वल टू CRT से भी कर सकते हैं। तो होता क्या है, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सिग्निफिकेंस ही है क्या? अननोन मोलर मास, अननोन वैल्यू ऑफ मोलर मास को कैलकुलेट करना, मोलर मास को फाइंड आउट करना, यही है MB का कैलकुलेशन ही। ये प्रैक्टिकल ही सिग्निफिकेंस होता है। तो किसी भी सॉल्वेंट में किसी अननोन सॉलिड को ऐड करने से उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। किसमें? TF में चेंज हो रहा है, डेल्टा TF, डेल्टा TB, ऑस्मोटिक में चेंज हो रहा है, और रिलेटिव लोअरिंग में भी चेंज हो रहा है। तो कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एग्जैक्ट वैल्यूज विदाउट एनी एरर के थ्रू हमें MB का कैलकुलेशन मिलेगा? तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। क्योंकि जिस टाइम हमने डिजॉल्व किया और अभी जब करंट सिनारियो में हम उस वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर आप ये तीनों के हेल्प से निकाल दो, डेल्टा TF, डेल्टा TB और रिलेटिव लोअरिंग, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज में एरर आएगा, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बट जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से निकालेंगे तो ये वैल्यूज एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से जब हम इस वैल्यूज को निकालेंगे तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट है। जैसे सपोज दैट 12 o'clock आफ्टरनून में हमने इसमें कुछ मिक्स किया, तो उस टाइम का टेम्परेचर T इक्वल टू मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस था, और जब हमने इसको प्रॉपर डिजॉल्व कर दिया तो 1 PM पे हमने जब इसको कैलकुलेट किया इसका, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर कितना राइज कर दिया? 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। 25 से 26 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग MB में जो चेंजेज आएगा वो TF, TB और रिलेटिव लोअरिंग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट ऑस्मोटिक प्रेशर उस चेंज को इजीली सेंस कर लेगा। तो जब मोलर मास की वैल्यू जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी वैल्यूज काफ़ी स्मॉल रेंज का होता है, जैसे मान के चलो 10 to 100 एटॉमिक मास यूनिट का होता है, तो यानी कि 10 to 100 काफ़ी स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास यूनिट की सॉलिड को हमने डिजॉल्व किया है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तब तक तो हम इससे किसी से भी रिजल्ट निकालोगे, MB में जो चेंज आएगा वो स्लाइटली स्मॉल चेंज होगा जिसको इजीली नेग्लिजिबल कर सकते हैं। बट अगर एक लार्ज चेंज हो, क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो पॉलीमर के मोलर मास को कैलकुलेट करने में, पॉलीमर क्या होता है? जिसका मास जो होता है वो 10,000 U से ज़्यादा होता है। पॉलीमर क्या होता है? जिसका मास जो होता है वो 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ग्रेटर होता है। तो जब एक हाईली मोलर मास का कैलकुलेशन हम करते हैं, हाईली पॉलीमर मान के चलो इसमें कोई सॉल्वेंट में कार्बोहाइड्रेट दे दिया, सेलुलोज डाल दिया, प्रोटीन्स डाल दिया, और उसके बाद हम उसके कैलकुलेशन कर रहे हैं MB का, तो अगर हमने इसमें डेल्टा TF लगाया या डेल्टा TB लगाया या फिर रिलेटिव लोअरिंग वाला लगा दिया, तो इससे क्या होगा? डेल्टा P वाला कैलकुलेशन अगर लगा दिया तो इसकी वजह से जो एरर जो आएगा वो एरर की जो वैल्यूज होगी वो लार्ज एरर आएगा, एग्जैक्ट MB नहीं आ सकता। बट अगर पाई के वजह से करेंगे, पाई इक्वल टू CRT करेंगे, तो यहाँ जो MB का कैलकुलेशन होगा वो 100%, ऑलमोस्ट 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पॉलीमर यानी कि हेवी मास वाले सॉलिड का मोलर मास कैलकुलेशन में हम जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और स्लाइटली भी चेंज को क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिटेक्ट कर लेता है। अदरवाइज बाकी प्रॉपर्टीज क्या करता है? डिटेक्ट
नहीं कर पाता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट में हमने बात किया, सो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो कैलकुलेशंस ऑफ मोलर मास में मोर डोमिनेंट करता है कंपेयर टू अदर 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट हम जो डील करने वाले हैं, सो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मान के चलो एक वर्ड होता है हाइपरटोनिक और एक वर्ड होता है हाइपोटोनिक। 2 तरह का सॉल्यूशन और होता है, हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक थोड़ा सा बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस है इसका। तो मान के चलो हमारा जो सेल होता है, बॉडी के अंदर जो सेल होता है, उसमें 0.9% NaCl है। ये भी सेल है 0.9% NaCl का, यानी कि इसमें 0.9 ग्राम क्या है, NaCl है, आउट ऑफ 100 माइनस 0.9 ग्राम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे है। अब मान के चलो इसको इस तरीके से मीडियम में हमने प्लेस कर दिया, जो मीडियम में सपोज दैट इसके क्रॉस जो मीडियम है, इस मीडियम में हमने जो सॉल्यूशंस है, जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया उसमें 0.9% से ग्रेटर वैल्यू का NaCl दिया हुआ, यानी कि इसके आसपास क्या है 0.9% का ग्रेटर NaCl का सॉल्यूशन। जैसे सपोज दैट ये बॉडी का सेल है और सेल के बाहर जो हमारे बॉडी के अंदर जो है कुछ अमाउंट सॉल्ट का बढ़ा हुआ है जिसको, और यहाँ पे जो है ये 0.9% NaCl से कम वैल्यूज है, यहाँ पे 0.9% NaCl से कम वैल्यूज है, यहाँ पे लेस वैल्यूज का है। सेल के बाहर जो यहाँ पे लेयर है उसमें 0.9% से कम है। तो जहाँ पे 0.9% है यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट की वैल्यूज क्या है, कम है। बाहर में सॉल्वेंट की वैल्यूज क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, अंदर में सॉल्वेंट, बाहर में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट की वैल्यूज क्या है, कम है, और अंदर में सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट तो ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई से लो होता है। तो 0.9% से कम वैल्यूज है और यहाँ 0.9% से ज़्यादा वैल्यूज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर होगा, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हमारा ऑस्मोसिस होगा। इसी को तो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। हो क्यों रहा है, अंदर में तो 0.9% NaCl है, बाहर में कितना है 0.9% से कम है, तो बाहर में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा, वाटर जो फ्लो करेगा वो किधर से किधर करेगा, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। तो यही तो होता है हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब जो हमारे बॉडी में सेल है उसको चाहिए 0.9% NaCl, और बॉडी में नमक की कमी हो जाती है। तो नमक की कमी हो जाती है जो हमारे जो सेल के बाहर जो वाटर का सॉल्यूशंस है उसमें 0.9% कम हो जाता है। तो 0.9% से कम होने की वजह से सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉडी सेल के अंदर क्या होता है, वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो किधर से किधर होने लगता है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। क्लियर है, यानी कि 0.9% NaCl होना चाहिए सेल के अंदर, बट बाहरी लेयर में 0.9% NaCl से अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया। तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर से हो गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और हमारा जो सेल क्या हो गया, स्वेल कर गया। बट जब कभी बाहरी लेयर में, आउटर लेयर में 0.9% से ज़्यादा है तो कंफर्म बात है सॉल्वेंट क्या होगा, आउटर लेयर में क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा, और इनर लेयर में सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। तो फ्लो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होने लगेगा। तो जैसे ही फ्लो बाहर होने के लिए, जिसको हाइपरटोनिक, जैसे किसी की ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको नमक बोलता है कम लो, हाई BP वाले को क्यों कम लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसी के लिए। तो उसके जो ब्लड के जो सेल के बाहरी लेयर में उसमें NaCl का अमाउंट क्या हो, कम हो। तो जैसे ही NaCl का अमाउंट कम, अगर NaCl ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, बॉडी का जो सेल है वो अपना वाटर का फ्लो क्या करेगा, बाहर की तरफ होने लगा, जिसकी वजह से उसके सेल क्या होने लगा, श्रिंक करने लगा। तो ये श्रिंक का केस है। तो श्रिंक और स्वेल जो होता है बॉडी में वो सारा ऑस्मोसिस के रिलेटेड ही है। तो श्रिंक क्यों करता है और स्वेल क्यों करता है, सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस के बेसिस पे सोचो, किधर हाई कंसंट्रेशन और किधर लो कंसंट्रेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को निकाल लेते हो तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग को इजीली तरीके से हैंडल कर लोगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 में था, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को जो हम यूज करते हैं वो RO में यूज करते हैं।
इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे क्या होता है। तो जो एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस है, एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, वो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम किस में यूज करते हैं, आरओ में। आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस को हम वाटर फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी कैसा है, किस तरीके से काम करता है। तो वाटर फिल्ट्रेशन में क्या करना है, तो सिंपल हमारे पास एक इम्प्योर वाटर होता है जिसको हमें फ़िल्टर आउट करना होता है, और उसके रिस्पेक्ट में एक प्योर वाटर ले लेते हैं। तो सपोज दैट इधर हमारा इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर का मतलब क्या, वाटर के साथ कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो इम्प्योर वाटर है। और इधर हमारा क्या है, प्योर वाटर है। इधर जो है वो प्योर वाटर, इसमें सिर्फ वाटर एज ए सॉल्वेंट की तरह है। तो अब अभी अगर इसको हम एसपीएम के थ्रू कनेक्ट कर दें, अगर इसको अभी हम एसपीएम के थ्रू कनेक्ट कर दें, तो किधर से किधर फ्लो होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन किधर, ऑस्मोसिस किधर होगा, ऑस्मोसिस का जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोसिस किधर होगा, राइट टू लेफ्ट। अब इधर पीएटीएम लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है, पीएटीएम लग रहा है, दोनों तरफ पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इम्प्योर वाटर को प्योरीफाई करना है। हमें फ्लो किधर करना है वाटर का, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पी एक्सटर्नल तो पहले कितना अप्लाई करेंगे, पी एक्सटर्नल एग्जैक्टली किसके इक्वल, पाई के इक्वल, जिसके वजह से सिर्फ ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो पहले तो यही काम करना है। सो प्रोसेस को स्टॉप करना है और देखना पड़ेगा किधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कम है, उस साइड क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही प्रेशर पी एक्सटर्नल इक्वल टू पाई किए, तो वहाँ पे फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ, अब जो रिवर्स ऑस्मोसिस का कंडीशन है, थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाओ, पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी पाई कर दो, या पाई कर दो, सिंपल पाई को सही लिखते हैं ऑस्मोसिस को, ऑस्मोटिक पाई जैसे ही करोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पे अकर करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे ही लेफ्ट टू राइट होगा तो वाटर जो इधर होगा सिर्फ वाटर का ही फ्लो होगा, क्योंकि एसपीएम सिर्फ वाटर को ही जाने देगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा। तो अब वाटर का फ्लो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है। तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, इम्प्योर जो भी सबस्टेंस है वो इस सेक्शंस में बच जाएगा और सारा वाटर इधर प्यूरीफाई करके हो जाएगा। लेकिन प्यूरीफाई करके होने के साथ कंडीशंस जो है ये होल्ड करना चाहिए। तो जो अप्लाइड प्रेशर कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो यही रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक आरओ टेक्नोलॉजी जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी, वाटर फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं, वो इसका एक एप्लीकेशंस के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इस टॉपिक्स के अंदर जो कंक्लूजन जो है वो किस किस चीज़ों का मोस्ट सिग्निफिकेंस है, 4 टर्म्स पहले समझ में आना चाहिए। जैसे ही इस टॉपिक से जितना न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंस है उतना ही थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है। कंक्लूजन के तौर पे पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के बाद क्या पता होना चाहिए, ऑस्मोसिस क्या होता है, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपो, नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट सिग्निफिकेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर डिपेंडेंट सिग्निफिकेंस की वजह से इसको मोलर मास, प्रैक्टिकली जो मोलर मास कैलकुलेशन में है उसमें हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस एज ए वाटर फिल्ट्रेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन या वाटर फिल्ट्रेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज है उसको हम इस थ्रू आउट द हैंडल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप हैंडल कर लेते हो, इसमें जो थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो इजीली तरीके से हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।